हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को हम और आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे क्या? तो आपको मेरी भाषा तो समझ में आ रही है ना, क्योंकि मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ और आप भी हिंदी भाषा को भली प्रकार जानते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम एक दूसरे की भाषा को भली प्रकार जानते समझते हैं तभी हम एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। अर्थात भाषा की जानकारी हमें होना अति आवश्यक है अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं भाषा और व्याकरण के बारे में, जिसमें हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। भाषा और व्याकरण अर्थात लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो बच्चों, भाषा द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे से करते हैं, है ना? भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा दूसरों तक बात पहुंचाने का माध्यम है, जरिया ही भाषा है, वरना हम कैसे एक दूसरे की बात को समझेंगे। आइए चित्र के माध्यम से जानें। तो इस उदाहरण के जरिए समझते हैं हम किस प्रकार अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसमें दो मित्र हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। एक का नाम है प्रिंस, दूसरे का नाम है सनी। तो प्रिंस ने कहा, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सनी ने कहा, मैं तीसरी अ कक्षा में पढ़ता हूँ। प्रिंस ने कहा, अच्छा, मैं भी तीसरी ब कक्षा में पढ़ता हूँ। सनी ने कहा, चलो खेलते हैं। प्रिंस ने बोला, हाँ चलो फुटबॉल खेलते हैं। तो देखा, दोनों एक दूसरे की बात को कितनी अच्छे से समझ गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भाषा का ज्ञान रखते हैं। अब दूसरे चित्र की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम। इसमें सौरभ और गौरव आपस में बात कर रहे हैं। सौरभ ने कहा, तुम क्या कर रहे हो गौरव? गौरव ने कहा, मैं अपने मामा जी को पत्र लिख रहा हूँ। सौरभ ने कहा, कहाँ रहते हैं तुम्हारे मामा जी? गौरव ने कहा, देहरादून में। तो देखा, दोनों एक दूसरे की बात को भली प्रकार समझ रहे हैं, तभी तो एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो जो पहला चित्र है उसमें प्रिंस और सनी बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। देखिए, बोलकर एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं। जबकि दूसरे चित्र में बच्चों गौरव लिखकर अपनी बात प्रकट कर रहा है। किसे लिख रहा है वो पत्र? गौरव। गौरव किसे लिख रहा है अपना पत्र? देखिए, गौरव जो है अपने मामा जी को पत्र लिख रहा है। तो वो अपने मन के भाव और विचार जो है पत्र के जरिए अपने मामा जी तक पहुंचा रहा है। अर्थात क्या बोले बच्चों? इस प्रकार भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक यानी बोलकर यानी कि ओरल, और दूसरा लिखकर यानी कि लिखित, रिटन में। यानी कि या तो आप बोलकर अपनी बात समझाइए या लिखकर भी समझा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों जरिए के लिए क्या आवश्यक है? भाषा का ज्ञान आवश्यक है। तो आइए भाषा की परिभाषा को एक बार भली प्रकार से समझ लेते हैं। अर्थात बोलकर या लिखकर अपनी बात कहना ही भाषा कहलाती है। किसे कहते हैं भाषा? बोलकर या लिखकर अपनी बात कहना ही भाषा कहलाती है ना? भाषा कितने कमाल की! अगर ये ना हो हमारे जीवन में तो हम कैसे एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, भाषा की जानकारी को और ले लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मौखिक भाषा क्या है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मौखिक भाषा क्या है। तो बच्चों, अपनी बात दूसरों तक बोलकर पहुंचाने की प्रक्रिया को मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात जिसमें सिर्फ हम बोल ही रहे होते हैं, लेखन कार्य नहीं करते, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। देखिए, पहले चित्र में नेताजी बोलकर अपनी बात कह रहे हैं और दूसरे चित्र में माँ और बेटा आपस में बातें कर रहे हैं। तो बात करने या बोलने को मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। आ गई ना समझ में? इस समय मैं कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ? करेक्ट, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ मैं। चलिए, ये तो आप समझ गए मौखिक भाषा किसे कहते हैं। अब हम बढ़ेंगे भाषा के दूसरे रूप की ओर, जो है लिखित भाषा। तो क्या होती है लिखित भाषा? अपनी बात को लिखकर प्रकट करने की प्रक्रिया को लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात जिसमें आप बोल नहीं रहे, नहीं है मन आपका बोलने का, या जरिया ही लिखित भाषा है अपनी बात को पहुंचाने का। उस समय आप लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं,
तो वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कि चित्र में देखिए, पहले चित्र में अध्यापिका जी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर विद्यार्थियों को अपनी बात समझा रही है, और दूसरे चित्र में बच्चों सड़क के किनारे तख्ती पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? आगे अस्पताल है, कृपया हॉर्न ना बजाएं। क्या लिखा हुआ है? आगे अस्पताल है, कृपया हॉर्न ना बजाएं। तो लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो चलिए, हमने भाषा के कौन से 2 रूप जान लिए? भाषा के 2 रूप, लिखित और मौखिक। अर्थात बोलकर अपनी बात पहुंचाना दूसरों तक मौखिक भाषा है, और लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना लिखित भाषा है। अब ये तो हमने जान लिए। अब एक और भाषा का रूप माना जाता है। अब इसे माना जाता है नहीं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। ये है सांकेतिक भाषा। तो बच्चों, कई लोग संकेत के द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अर्थात सांकेतिक भाषा क्या होती है? जिसमें ना मौखिक रूप का प्रयोग होता है, ना लिखित रूप का। केवल संकेतों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई जाती है। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्यों? आप भी करते हैं ना प्रयोग, अध्यापिका भी तो करती हैं। जब आप बहुत शोर कर रहे होते हैं, अध्यापिका ऐसे घूर कर देखती या यूं इशारा करती है। कोई बच्चा कहता है मे आई कम इन, तो अध्यापिका जी ऐसे कहती है। कहते हैं मे आई गो टू वॉशरूम मैम, तो अध्यापिका जी ऐसे भी कर देती हैं, है ना? ऐसी मम्मी भी करती होंगी। ऐसी कई बार आप अपनी बात संकेतों के माध्यम से अपने मित्रों के तक पहुंचाते होंगे। तो हम कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा का भी अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बच्चों, सांकेतिक भाषा के अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो कुछ उदाहरण मैंने आपको समझाए, अब यहाँ चित्रों के माध्यम से जान लेते हैं जरा। तो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना? ट्रैफिक पुलिस वाला सिपाही क्या करता है? वो न लिखकर अपनी बात पहुंचाता है, न बोलकर। वो केवल संकेतों के माध्यम का प्रयोग करता है। देखा होगा ना आपने, ऐसे इशारा करता है रुकने का या आने का, ऐसे इशारा करता है, या विसल बजाता है अपनी, लेकिन वो बोलता कुछ नहीं है। दूसरे चित्र में देखिए, अध्यापक जी एक विद्यार्थी को चुप रहने का इशारा कर रहे। कुछ कह नहीं रहे, उन्होंने मुंह पर उंगली रखी, बच्चा समझ गया अध्यापक ने क्या कहा है। और तीसरे चित्र में दादाजी बच्चों को चुप रहने का संकेत कर रहे हैं। तो यह सांकेतिक भाषा है ना? तीनों चित्रों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। तो हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षी भी अनेक प्रकार की आवाजें निकालते हैं, लेकिन पशु पक्षियों की आवाज को भाषा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। यह ध्वनियां हैं। तो ये बात आप गौर कर लीजिए कि जो पशु पक्षी आवाजें निकालते हैं, ये भाषा नहीं है। इन्हें केवल आप ध्वनियों का रूप दे सकते हैं, यानी कि इन्हें ध्वनियां मान सकते हैं, लेकिन इन्हें भाषा में काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप रोज सुनते हैं ची 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 ची, चिड़िया की आवाज सुनते हैं ना, म्याऊं म्याऊं, कौन करता है? बिल्ली। और भौं भौं, हाँ बिल्कुल सही, कुत्ता करता है। और कुकड़ू कू, हमें सुबह सुबह उठाने का काम कौन करता है? कुकड़ू कू की आवाज करके? मुर्गा, बिल्कुल सही, मुर्गा। तो इस तरह की ध्वनियां आप अक्सर रोज ही सुन लेते हैं। तो ये ध्वनियां हैं, भाषा नहीं है। आइए अब एक बार विभिन्न भाषाएं भी समझ लेते हैं। क्या है विभिन्न भाषाएं? तो बच्चों, विश्व भर में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, चीनी इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारे देश में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, उड़िया, मलयालम आदि। तो भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं की सूची इस प्रकार है। आइए इसे भी जान लेते हैं एक बार। जैसे कि मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल राज्य में बोली जाती है, और उड़िया उड़ीसा राज्य में, असमिया असम में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में,
बांग्ला पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली भाषा है, और पंजाबी पंजाब में, डोंगरी कश्मीर में बोली जाती है, और गुजराती गुजरात में बोली जाने वाली भाषा है। तो बच्चों, हिंदी भाषा पूरे भारत में बोली जाने वाली भाषा है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसे गौर कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है, इसीलिए ये हमारी राष्ट्रभाषा है। अब भाषा की जानकारी तो हमने ले ली, अब जानेंगे हम लिपि के विषय में, यानी कि स्क्रिप्ट। लिपि किसे कहते हैं? तो बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से कुछ आवाजें निकलती हैं, है ना। इस समय मैं बोल रही हूँ तो आवाज ही तो निकल रही है। तो इन आवाज़ों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। अब मैं जो बोल रही हूँ, अगर आप उन्हें लिखेंगे तो आप किसका प्रयोग कर रहे होंगे? इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को ही लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि कौन सी है? बताइए। हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसे गांठ बांध लीजिए, भूलना नहीं है। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो ये जान लिया हमने लिपि के विषय में भी। अब जानेंगे हम व्याकरण क्या है, ग्रामर, क्यों आवश्यकता है हमें व्याकरण की। तो बच्चों, हम भाषा के नियमों के अनुरूप सीखते हैं, ठीक है। भाषा हम नियमों के अनुसार ही सीखते हैं। नियम अगर हमें ज्ञान नहीं है उनका, तो व्याकरण में अशुद्धि हो सकती है। भाषा के इन नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के जरिए भाषा में शुद्धता आती है। व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण की सहायता से हम शुद्ध बोलना सीखते हैं, शुद्ध लिखना सीखते हैं और भाषा को अच्छी तरह समझना सीखते हैं। देखिए, जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, किसके बारे में जानकारी दे रही है? व्याकरण के बारे में जानकारी दे रही है। तो छोटी क्लास से ही व्याकरण की जानकारी आपको दे दी जाती है, ताकि आप भाषा संबंधी अशुद्धियों से बचें। बोलने से भी, उच्चारण भी आप सही प्रकार करें और लेखन में भी कोई त्रुटि ना हो, यानी कि कोई गलती इसमें ना आए। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स का विशेष ध्यान रखें आप व्याकरण की समझ के अनुसार। अब चित्रों को माध्यम बनाते हैं। सबसे पहले शुद्ध बोलना, ठीक है। भाषा को अच्छी तरह समझा लिया आपने, वो कैसे समझ सकते हैं हम? अगर आप शुद्ध बोल रहे हैं, ये व्याकरण हमें समझाता है। शुद्ध लिखना हमें व्याकरण ही समझाता है, और शुद्ध समझना ये भी हमें व्याकरण ही सिखाता है। अर्थात इसके जरिए हम तीनों पॉइंट्स पर काम कर लेते हैं। अतः यदि हम भाषा का प्रयोग सही रूप से करना चाहते हैं, तो हमें व्याकरण की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो ये तो हमने अध्याय अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें हमने भाषा का ज्ञान लिया, व्याकरण का ज्ञान लिया और लिपि का ज्ञान लिया। जाना हमने भाषा किसे कहते हैं, भाषा के दो रूप की भी जानकारी दी आपको, है ना, मौखिक और लिखित। लिपि जान लिया, जो ध्वनियाँ हम निकालते हैं अपने मुख से, उन्हें लिखित रूप देना, यानी कि उन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। और व्याकरण हमारे लिए बेहद आवश्यक है किसी भी भाषा की शुद्ध जानकारी लेने के लिए। तो आइए एक बार इस अध्याय को आपके लिए हम एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है। तो इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा बच्चों? कि अपने मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। तो इस अध्याय में हमने भाषा की जानकारी दे दी आपको, लिपि के संबंधित जानकारी दे दी और व्याकरण का ज्ञान भी करवा दिया कि व्याकरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अभ्यास कार्य की ओर। तो आओ अभ्यास करें। तो बच्चों, आपके समक्ष जो भी ये प्रश्न आ रहे हैं वो सब एनईपी के अकॉर्डिंग है, अर्थात हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमें समझाती है, क्या समझाती है हमें? कि खेल खेल में ज्ञान प्राप्त करो, मज़े मज़े में पढ़ाई लिखाई करो। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न आपके सामने हैं, जिन्हें करने में आपको मज़ा तो आएगा ही। आप यूँ चुटकी में इन्हें सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हैं ही इतने मज़ेदार प्रश्न, और साथ में ज्ञान तो आपको इससे प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि अध्याय तो आपने बहुत अच्छे से समझ ही लिया है ना।
तो फिर मुश्किल तो है ही नहीं ये प्रश्न। देखिए, तो पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, भाषा क्या है? भाषा क्या है बच्चों? मौखिक प्रश्न है ये। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। दूसरा प्रश्न, भाषा के कितने रूप हैं? नाम बताएं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। ग है, लिपि क्या है? हिंदी की लिपि कौन सी है? ये तो पता ही है आपको, है ना? जो ध्वनियां हम मुख से निकालते हैं उनके लिखित चिन्ह को लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि देवनागरी है। मैंने कहा था ना, इसे गांठ बांध लेना। देखो आ गया ना प्रश्न। मुझे पता था आपने तभी उसे अच्छे से समझ लिया, इसलिए आपको ये प्रश्न का उत्तर आ गया। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। इसमें बच्चों प्रश्न है, 3 विकल्प दिए हैं। जो सही विकल्प है उस पर आपने राइट क्लिक करना है, राइट का चिन्ह लगाना है उस पर। तो इसमें क प्रश्न है बच्चों आपके सामने कि बोलकर या लिखकर अपनी बात कहना क्या कहलाता है? बोलकर या लिखकर अपनी बात कहलाना भाषा कहलाता है। ख प्रश्न, भाषा के कितने प्रकार की होती है भाषा? भाषा 1, 2, 3 कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। ग, बोलकर अपनी बात कहने को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा? तो बोलकर अपनी बात कहने को क्या कहते हैं? करेक्ट, मौखिक भाषा। जब आप बोल रहे होते हैं तो आप मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं। अब आते हैं घ प्रश्न पर। लिखकर प्रकट करने वाली भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा? तो लिखित प्रकट करने वाली भाषा, जो लिखकर प्रकट की जाती है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन पर राइट का साइन लगा देंगे। इस तरह सारे प्रश्न हो गए हमारे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है बच्चों? राज्य तथा वहां बोले जाने वाली भाषाओं का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको राज्य दिए गए हैं, यहाँ पर भाषाएं दी गई है। आपको मिलान करना है इसमें कि कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। ठीक है, तो बच्चों महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? करेक्ट, इसको मिलान कर दो। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़ और असम में असमिया भाषा बोली जाती है। बस हो गया हमारा प्रश्न, आराम से मजे से। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सही वाक्यों के सामने सही का चिन्ह और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। ठीक है, यहाँ प्रश्न है, यहाँ आपको बॉक्सेस दिए गए हैं। जहाँ राइट है जो प्रश्न है उस पर राइट चिन्ह लगाइए, जो रॉन्ग है उस पर रॉन्ग लगा दीजिए। तो क प्रश्न आपके सामने है कि बातें करना मौखिक भाषा होती है। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? राइट, करेक्ट। बिल्कुल, बातें तो आप मौखिक भाषा में ही करते हैं। लिखकर कौन अपनी बात पहुंचाएगा, कितना टाइम लग जाता है उसमें। अब है ख प्रश्न, पत्र लिखना लिखित भाषा है? करेक्ट, बिल्कुल सही, पत्र लिखना तो लिखित भाषा ही है भाई। ग, उर्दू भाषा की भारत की राष्ट्रभाषा है? उर्दू भारत की राष्ट्रभाषा है? रॉन्ग, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। तो इस पे हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। ये लो, लगा दिया मैंने। अब घ प्रश्न, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। राइट या रॉन्ग? ऑफ कोर्स बोली जाती है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो ये ऑप्शन राइट में आएगा, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन राइट है और 1 ऑप्शन रॉन्ग है। इस तरह ये प्रश्न भी हमारा पूर्ण हो गया। अब हम आगे की प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा की परिभाषा लिखो। यानी कि यहाँ पर आपने भाषा की परिभाषा लिखनी है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। ठीक है, अपनी बात दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाना भाषा कहलाती है। तो ये आप इसमें लिख देंगे। अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। छठा प्रश्न है बच्चों, दिए गए चित्रों के नीचे मौखिक भाषा या लिखित भाषा लिखो। अर्थात आपने चित्र देखने हैं ये तीनों, और कौन सा मौखिक भाषा का उदाहरण है तो मौखिक भाषा लिख दो, और जो लिखित का है उसमें लिखित भाषा लिख दो। तो पहले चित्र में क्या दिख रहा है? एक बच्चा कुछ लिख रहा है ना? तो लिखना लिखित है या मौखिक है? लिखित, करेक्ट। तो यहाँ मैं छोटा सा लिख देती हूँ, लिखित, है ना? हो गया। दूसरे में
नेताजी कुछ बोल रहे हैं क्या, है ना, और लोग सुन रहे हैं, तो वो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ मौखिक भाषा, है ना। तीसरा, फुटपाथ पर चले, यहाँ तो कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई लिख भी नहीं रहा, लेकिन लिखा हुआ बोर्ड नजर आ रहा है ना, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लिखित। हो गया ये भी सॉल्व, ये वाला प्रश्न भी हो गया हमारा। अब हम बढ़ेंगे रचनात्मक कार्य की ओर। क्या होते हैं रचनात्मक कार्य? क्रिएटिविटी, क्रिएटिव स्किल आपके अंदर होनी बेहद ज़रूरी है। इसीलिए इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने है। इसके माध्यम से आप बहुत क्रिएटिव बन सकते हैं, आपका ब्रेन बहुत तेज़ी से काम करता है, सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। इसीलिए ये रचनात्मक कार्य आपके समक्ष है। इसके अंदर पहला प्रश्न आपके सामने आता है बच्चों, पता लगाओ कि ये कौन कौन सी भाषा की लिपियां हैं। तो यहाँ आपको लिपियां दी गई हैं और यहाँ पर आपने बताना है उस भाषा का नाम कि कौन कौन सी भाषा की लिपि है। तो पहला लिखा है हम लोग भारत के निवासी हैं, आराम से पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इस लिपि को जानते हैं, है ना। कौन सी लिपि है ये? देवनागरी। तो यहाँ लिख दो देवनागरी। हिंदी की लिपि है ना, तो हिंदी में लिखा हुआ है तो देवनागरी हो गया, ये लो। दूसरा, ये पंजाबी में लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। हम लोग भारत के निवासी हैं, तो पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सी लिपि है? यहाँ लिख देती हूँ मैं, गुरुमुखी। ये लो, हो गया ना। अब तीसरा, इंग्लिश में लिखा है वी आर ऑल आर इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। तो ये अंग्रेजी की लिपि कौन सी है बच्चों? रोमन। लो, यहाँ मैंने लिख दिया रोमन, ठीक है। तो हो गया ये प्रश्न भी हमारा पूरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपनी अभ्यास पुस्तिका में भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं की एक सूची बनाओ। उस सूची में यह भी लिखो कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब आपने अपनी एक अभ्यास पुस्तिका लेनी है और उसमें भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो सारी लिखनी है, और वो भाषाएं कौन कौन से राज्य में बोली जाती है ये भी लिखना है। ये जीके के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इससे क्या होगा? आपकी सर्चिंग पावर बढ़ेगी, खोजबीन की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाएगी और आप स्वयं खोजने की दिशा में बढ़ेंगे। इस तरह आप भाषाओं का ज्ञान एकत्र करेंगे, आपको जानकारी हो जाएगी कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब इसके अंदर है, आपने इसमें क्या पता लगाना है कि पता लगाओ कि भारत में कितनी लिपियों का प्रयोग किया जाता है। अब आपने पता लगाना है कि भारत में कितनी लिपियों का प्रयोग किया जाता है। अब ख में क्या करना है? दो मूक बधिर व्यक्तियों को आपस में बात करते देखें कि वे कैसे संकेतों से बात करते हैं। अब आप ढूंढिए ऐसे लोग, अगर आपके आसपास भी हैं तो आप देखिए वो लोग किस तरह साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। देखा है कभी? नहीं देखा है तो ढूंढिए, जाइए उनके पास बैठिए, उन्हें भी आपकी आवश्यकता है। बोलिए कि हम भी आपके पास रहना चाहते हैं, आपकी भाषा को समझना चाहते हैं और आपके मित्र बनना चाहते हैं। बेहद खुशी होगी उन लोगों को। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो है जीवन मूल्य प्रश्न। अब क्या होते हैं ये जीवन मूल्य प्रश्न बच्चों? ये आपके जीवन से संबंधित होते हैं। इससे आपके अंदर एक समझ विकसित होती है कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा जीवन जीना है। तो इसमें प्रश्न आता है कि समझदार का इशारा काफ़ी होता है, यानी कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, वह संकेत मात्र से समझ जाता है। क्या आप अपने बड़ों व गुरुजनों के भाव समझते हैं? तो आपने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देना है कि क्या आप संकेत मात्र से अपने गुरुजनों व बड़ों के भाव समझ सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप समझते होंगे। आप बहुत समझदार विद्यार्थी हैं। आप ज़रूर अपने गुरुजनों की बातों को मानते होंगे, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते होंगे और संकेतों को तुरंत समझ जाते होंगे। एक बार जो काम ना करने की दिशा में उन्होंने संकेत कर दिया वो आप दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि आप वास्तविक धरातल के प्राणी हैं। आप समझते हैं कि किस तरह का जीवन हम गुजार रहे हैं और हमें किस तरह दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, ये अध्याय था भाषा और व्याकरण, जिसमें हमने भाषा की जानकारी ली,
व्याकरण के बारे में समझा, लिपि क्या है उसके बारे में जाना। हमने ये भी जान लिया है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। हमने इसमें कई भाषाएं पढ़ी और वो किस राज्य में बोली जाती हैं ये भी समझी, और उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न भी किए जो बहुत ही मनोरंजक थे, क्योंकि वो NEP के अकॉर्डिंग थे, जो मज़े मज़े में सीखने की बात कहता है। तो बस आ गया ना मज़ा? तो इसी तरह के प्रश्न करने की आदत डालिए और मज़े मज़े से पढ़िए। अब पढ़ाई बोरिंग कहाँ है, अब तो आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। आपका मन कर रहा होगा कि प्रश्न खत्म ही क्यों हुए, अभी और होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगले अध्याय में हम और करेंगे प्रश्न, लेकिन फिलहाल इस अध्याय में इतने ही प्रश्नों से काम चलाइए। आप और भी खोजबीन बनिए, आप स्वयं भी प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। करिए निर्माण और उसके उत्तर ढूंढिए। अब क्या करना है आपने, यहीं पर नहीं रुकना है, इस अध्याय को दोहराना है और अच्छे से समझना है। और वो कार्य दिया गया है ना आपको उत्तर पुस्तिका में, क्या करना है, भाषाओं के नाम और राज्यों के नाम लिखना है, उसे मत छोड़िएगा। तो क्या करना है, ये कार्य आप अब स्वयं कीजिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।